सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 12 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी भारत ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो आंसर होगा 2027 तक। एक्चुअली में हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है, स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा जी, अभी उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य है 2027 तक देश में लिम्फेटिक फाइलेरियासिस बीमारी को खत्म करना। ये जो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस बीमारी है, इसको एलिफेंटियासिस या हाथी पांव रोग के नाम से भी आप जानते हो। और अभी हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने ही अभी 10 फरवरी को 13 राज्यों में इसके उन्मूलन के लिए, इसके खात्मे के लिए भी राष्ट्रीय सार्वजनिक औषधि वितरण अभियान शुरू किया है। इस अभियान में घर घर जाकर के लोगों को दवा दी जाती है। कौन सी दवा? तो इसमें आइवरमेक्टिन, डाइथाइल कार्बामाजिन साइट्रेट और एल्बेंडाजोल की एक खुराक दी जाती है। और इस रोग की बात करें टियासिस की, तो आपने देखा होगा जो 9th 10th की बुक्स आती थी साइंस में, वहाँ पे भी इस बीमारी का जिक्र था। तो फोटो वगैरह आपने देखे होंगे, तो एक जो पाँव होता है वो हाथी की तरह सूज जाता है, एकदम मोटा सा हो जाता है सूज करके। तो इस तरह की बीमारी होती है और ये रोग नेमाटोड या इंग्लिश में आप बोलोगे तो राउंड वॉर्म परजीवी के कारण होता है। तो याद रखना, इसे खत्म करने का हमारा लक्ष्य कब का है? 2027 का है। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी ग्लोबल LEED ग्रीन बिल्डिंग 2024 रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर होगा तीसरे स्थान पर है भारत। तो ग्लोबल LEED ग्रीन बिल्डिंग रैंकिंग 2024 की हम बात कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत हुई थी सन 2000 में। और ये रैंकिंग US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा जारी की जाती है। ये जो US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है, ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका की। LEED का मतलब क्या होता है? लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंट डिजाइन। मतलब ये एक तरह का सर्टिफिकेट होता है जो बिल्डिंग की एनर्जी एफिशिएंसी, वाटर कंजर्वेशन और कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन को रैंक करता है। मतलब जो भी बिल्डिंगें बनाई जा रही है वो कितनी एनर्जी एफिशिएंट है, उसको देख करके ये रैंकिंग जारी की जाती है। मतलब उस बिल्डिंग को रन करने में, बनाने में, जब आप उसे यूज कर रहे हो तो एनर्जी का कम से कम खपत हो रही हो, वाटर कंजर्वेशन का आपने बढ़िया इंतजाम कर रखा हो, तो ये सब चीज़ें देखी जाती है और इस हिसाब से रैंकिंग दी जाती है। तो भारत को अभी ये जो रैंकिंग आई है 2024 की, ये रैंकिंग है, इसमें भारत को तीसरे स्थान पर रखा है। भारत लगातार तीसरे साल इसमें तीसरे स्थान पर रहा है। पहले स्थान पे कौन है? फिर चाइना है, दूसरे पे कनाडा रहा, तीसरे पे भारत है, चौथे पे साउथ कोरिया है, पांचवें पे यूनाइटेड अरब अमीरात को रखा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे भारत की रैंक। और टॉपर कौन है? चाइना। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में IFFR, इसका मतलब हो गया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम 2025 में नेटपैक अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो ये एक भारतीय फिल्म है, इसका नाम है बैड गर्ल। तो वर्षा भरत की फिल्म है बैड गर्ल। और इसी को अभी 54वें 54th नंबर का जो ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम 2025 का आयोजन हुआ, यहीं पे नेटपैक अवार्ड मिला है। तो वर्षा भरत की ये डेब्यू फिल्म है जिसका नाम है बैड गर्ल, और इसी ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम 2025 में प्रतिष्ठित नेटपैक अवार्ड जीता है। नेटपैक का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ एशियन सिनेमा। ये एक तमिल लैंग्वेज की फिल्म है और तमिल फिल्म इंडस्ट्री में ये नेटपैक अवार्ड इससे पहले नासिर नाम की मूवी को मिला था 2000। और वैसे भारत से अभी तक इससे पहले 3 फिल्मों को यह अवार्ड ऑलरेडी मिल चुका है। नासिर को 2019 में, नौकर की कमीज इसे 1999 में, और वदिया को 1995 में। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम की बात करें तो ये स्वतंत्र और प्रयोगात्मक फिल्मों पर केंद्रित एक प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल है। और जो नेटपैक अवार्ड की हमने बात की थी, नेटवर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ एशियन सिनेमा, ये अवार्ड एशिया और प्रशांत क्षेत्र की फीचर फिल्म को दिया जाता है। इसका आयोजन रॉटरडैम फिल्म फेस्टिवल फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। कहाँ पर? रॉटरडैम कहाँ पर है? नीदरलैंड में है, वहीं पे, जिसकी शुरुआत होती है 1972 में। इतना डिटेल में आपको याद नहीं रखना है, 2 बातें याद रखनी है। वैसे तो हर देशों के जो फिल्म अवार्ड्स होते हैं उसको हम पढ़ते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे एक भारतीय फिल्म को चुना गया है, एक पुरस्कार मिला है, तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इतना सा याद रखना कौन सी फिल्म है और कौन सा अवार्ड शो है और कौन सा अवार्ड मिला है। ठीक है। अच्छा, फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए किसने ऑक्सीजन का निर्माण किया?
तो आंसर होगा चाइना ने। आपको पता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, जिसे आप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं, उसमें क्या होता है, जो पौधा है या जो प्लांट है वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जमीन से वाटर यानी कि H2O लेता है, और सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है जिसमें निर्माण होता है फूड का, ग्लूकोज का, C6H12O6 और ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो हम क्या देखते हैं, इनपुट में इसने कार्बन डाइऑक्साइड ले दिया पौधे ने और छोड़ क्या दिया, ऑक्सीजन छोड़ दिया। ये आपकी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। तो इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके अभी चाइना ने अपना जो खुद का इसका अंतरिक्ष स्टेशन है जिसका नाम है तियानगोंग अंतरिक्ष स्टेशन, वहां पे चीन के वैज्ञानिकों ने अभी आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस तकनीक का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन का निर्माण किया है। और अब उन्होंने कहा कि इस ऑक्सीजन का उपयोग हम रॉकेट के फ्यूल के रूप में करेंगे। रॉकेट के फ्यूल के रूप में कैसे भाई, जो भी रॉकेट का फ्यूल होता है उसको बर्न करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, वो बर्न कब होगा, वो कब जलेगा, जब ऑक्सीजन मिलेगी, तो वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब ऐसा किया है चाइना ने। तो ये रहा मैप में चाइना। देखो चाइना की कैपिटल होती है बीजिंग। यहीं पे आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय मिल जाएगा। करेंसी होती है रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने उन्नत हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36 का नाम बदलकर क्या कर दिया, तो आंसर होगा यशस। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने अपने प्रमुख जेट प्रशिक्षण विमान जिसका नाम है हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36, इसका नाम बदलकर यशस कर दिया है। इसे अभी एरो इंडिया 2025 में पेश किया गया। एरो इंडिया 2025 जिसका आयोजन अभी हुआ कहाँ पे, बंगलुरु में, जो यह लंका एयरफोर्स स्टेशन है वहां पे 15वां एडिशन था इस बार इसका, जिसका उद्घाटन किया था हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। बता चुका हूं ऑलरेडी मैं आपको इसके बारे में। अच्छा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की पहले हम बात करते हैं, फिर कुछ इसी तरह के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊंगा जिनमें हम देखेंगे अभी नाम बदले गए हैं। देखो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड स्थापना होती है 1940 में, हेडक्वार्टर है बंगलुरु में, CMD DK सुनील है। आपको याद होगा कुछ समय पहले या पिछले साल ये हमारे 14वें नंबर की महारत्न कंपनी बनी थी। और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरु में देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र यानी कि प्लांट का उद्घाटन किया था ना, वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का ही प्लांट था। तेजस जानते हो, ये देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हल्का लड़ाकू विमान है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने ही किया है। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 11 फरवरी को। तो हर साल 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित में महिलाओं और लड़कियों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों और योगदान को मान्यता देना। इस साल ये इस दिवस का 10वां संस्करण है। थीम भी है विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के करियर की खोज, विज्ञान में उनकी आवाज। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में किस देश ने हिंसा से निपटने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है, तो आंसर होगा बांग्लादेश ने। तो अभी बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उसने आवामी लीग के नेताओं, आवामी लीग ये जो शेख हसीना थी उनकी पार्टी है, तो आवामी लीग के नेताओं और संपत्तियों को निशाना बनाकर बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है। तो अभी सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन डेविल हंट के तहत अभी 1300 से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया है। तो ऑपरेशन का नाम याद रखना है, किस देश ने शुरू किया है ये आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे कुछ और ऑपरेशंस जो न्यूज में थे वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। उससे पहले मैं आपको बांग्लादेश लेकर के चलता हूँ। ये रहा मैप में बांग्लादेश। देखो बांग्लादेश की कैपिटल क्या होती है, ढाका होती है, और बिम्स्टेक का मुख्यालय भी आपको यहीं पे मिलेगा ढाका में। और करेंसी क्या होती है, टका होती है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत सबसे ज्यादा सीमा किस देश के साथ लगाता है, तो बांग्लादेश आंसर होगा। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में रिलायंस ने मुरलीधरन के साथ मिलकर के किस नाम से एक स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया, तो आंसर होगा स्पिनर। तो अभी रिलायंस ने श्रीलंका के क्रिकेटर रहे मुथैया मुरलीधरन के साथ मिलकर अभी एक स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है स्पिनर। ये किफायती स्पोर्ट ड्रिंक है, मतलब बाकियों की तुलना में काफी सस्ती है। तो 10 रुपये में 150 मिलीलीटर ये आपको मिल जाएगी। और स्पिन से ही याद आएगा आपको नो स्पिन। चलो बताओ नो स्पिन किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये आपको बताना है।
और अभी कुछ दिन पहले स्टम्प्ड नाम से एक ऑटोबायोग्राफी आई थी, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो सैयद किरमानी की थी। अब नो स्पिन आपको बताना है, बताइए। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने की उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा अभी वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने अभी 338 छक्के लगाए और क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया। और अगर ये दूसरे स्थान पर है तो पहले स्थान पर कौन है? शाहिद अफरीदी, 351 छक्कों के साथ वो पहले स्थान पर है। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में रक्षा उद्योग में 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है साहब, तो ये किस देश की कंपनी है? ये पूछ रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा स्वीडन। देखो, भारत में जो एफडीआई आता है, एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो भारत में दो तरीके से आता है, दो रूट है, दो रास्ते हैं। एक है ऑटोमेटिक रूट, जिसमें सरकार की परमिशन वगैरह आपको नहीं चाहिए होती है, लेकिन इसमें लिमिट है, मैक्सिमम 74% विदेशी एफडीआई आ सकता है। दूसरा तरीका है, दूसरा रूट है सरकारी मार्ग परमिशन वाला रूट। जैसा कि नाम से क्लियर है, इसमें सरकार की आपको परमिशन लेनी होगी और अगर परमिशन मिल जाती है तो 100% निवेश भारत में आ सकता है। और अभी इसी के थ्रू स्वीडन की जो साब कंपनी है उसको भारत में 100% निवेश की मंजूरी मिल चुकी है। और ये प्रश्न इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ जब भारत में किसी विदेशी कंपनी को रक्षा के क्षेत्र में 100% एफडीआई की मंजूरी मिली हो। तो अब इसे 100% निवेश की भारत में मंजूरी मिल गई है, तो अब ये इस निवेश के साथ क्या करेगा? तो ये भारत में साब एफएफवी इंडिया नाम से एक कंपनी खोलेगा, जिसमें ये क्या बनाएंगे? इस कंपनी में कार्ल मुस्ताफ M4 सिस्टम बनाएंगे। अब ये क्या होता है? तो कंधे पर रखकर दागे जाने वाले रॉकेट सिस्टम को कार्ल मुस्ताफ M4 सिस्टम कहते हैं। तो कंधे पे रख के वो रॉकेट दागते ना, उस तरह की ये मशीन बनाएंगे, रॉकेट लॉन्चर बनाएंगे आप कह दो। और भारत में कहां पर ये अपनी कंपनी खोलेंगे? तो हरियाणा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। उम्मीद है हरियाणा में खोलेंगे, अभी कोई श्योर नहीं है, लेकिन हरियाणा में खोल सकते हैं। और एफडीआई से याद आएगा, अभी बजट में हमने पढ़ा था जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें जो एफडीआई है वो 74% था, अभी उसे बढ़ा करके 100% कर दिया है। अब स्वीडन की भी बात है, तो ये रहा मैप में स्वीडन, कैपिटल स्टॉकहोम होती है, करेंसी है स्वीडिश क्रोना, और नाटो का अभी मेंबर बना था स्वीडन। तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगी इसकी टेलीग्राम पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए अभी कल के करंट अफेयर्स का भी क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, अभी किस देश के प्रथम राष्ट्रपति सैम नुजोमा का निधन हो गया? नामीबिया। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया 10 फरवरी को। और भारत और किस देश के बीच अभी संयुक्त अभ्यास साइक्लोन हुआ? तो भारत और इजिप्ट के बीच में। कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े झूमर महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो असम। और लेबनान के नए प्रधानमंत्री बन गए नवाब सलाम। उसके अलावा मई 2025 में वेव्स समिट ये होगा मुंबई में। और विकसित गांव योजना शुरू की उड़ीसा ने। और अभी मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, उनका नाम है एन बीरेन सिंह। बाकी आखिरी प्रश्न पूछा कि अभी फरवरी में ही भारतीय सेना और वायुसेना के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित संयुक्त हवाई अभ्यास का नाम क्या है? विंग्ड रेडर्स। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं फिर। तो कल आपसे पूछा था अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो सही उत्तर होगा बांग्लादेश ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।